हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग नोट और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट नोट में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इन कंटेंट्स के अंडर हैंड हम इसको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द हेल्थ हैजार्ड्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिफ्यूज, what we'll do for the storage, for the collection, and what are the methods of disposal. Under that, dumping, control tipping, incineration, composting, manure pits and burial. तो चलिए एक के बाद एक हम देखते हैं। गार्बेज जो है उसे हम फूड वेस्ट बोलते हैं। रबिश जिसके अंडर है पेपर, प्लास्टिक, वुड, मेटल आते हैं। डिमोलिएशन प्रोडक्ट्स के अंदर ब्रिक्स और जो पाइप्स रहते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट मटेरियल्स रहता है, सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यूज जो भी रहते हैं वो भी सॉलिड वेस्ट में ही आते हैं। डेड एनिमल्स, मैन्योर्स एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सॉलिड वेस्ट के अंदर है आती हैं। अब इनके सोर्स क्या रहते हैं, कहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं? तो ये स्ट्रीट रिफ्यूज़ के तौर पे, मार्केट रिफ्यूज़ के तौर पे, स्टेबल लिटर, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक रिफ्यूज़ के तौर पे, ये सारे सोर्सेज रहते हैं जो इन रिफ्यूज़ को जनरेट करते हैं। तो अब कितना वेस्ट पर कैपिटा के तौर पे एक पर्सन का रहता है? 0.25 टू 2.5 kg वो अपना वेस्ट आउटपुट देता है। अब वो वेस्ट आउटपुट जो है वो डाइटरी हैबिट्स के थ्रू भी आ सकता है, उसकी लाइफस्टाइल से आ सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड से आ सकता है, एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना आउटपुट रहता है वेस्ट का पर कैपिटा के हिसाब से। तो हमें ये आंसर देना है 0.25 टू 2.5 kg। हेल्थ हैजार्ड्स क्या हैं? अब इतना जो वेस्ट है उसको हमें डीकम्पोज होने की वजह से फ्लाई ब्रीडिंग होने का चांसेस रहता है। देन रोडेंट एंड वर्मिन ज़्यादा हो सकते हैं। देन अगेन ये ह्यूमन फूड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्लाइज के थ्रू। देन वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन है। देन जो भी नॉइजेंस हैं वो बैड ऑर्डर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे सारे हेल्थ हैजार्ड्स जो रहते हैं वो होते हैं। इसलिए इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना सही तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन स्टोरेज क्या है? सबसे मेन चीज़ तो है, फर्स्ट कंसिडरेशन हम लोग स्टोरेज को देते हैं। उसके लिए क्या रहता है? गैल्वेनाइज स्टील डस्टबिन रहते हैं विद क्लोज फिटिंग कवर। देन अभी रिसेंट इनोवेशन पेपर सैक का है, जो सैक हम रिमूव कर देते हैं और न्यू सैक सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पब्लिक बिन्स भी बहुत सारे स्टोरेज का ऑप्शन बन चुके हैं। देन कलेक्शन जो रहता है, इन जो भी सॉलिड वेस्ट का रहता है वो फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार हाउस टू हाउस कलेक्शन रहता है। देन कई बार जो स्वीपर्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको कलेक्शन व्हीकल में। लेटेस्ट जो हैं अभी डस्टलेस रिफ्यूज़ कलेक्टर आए हैं जो कि एक एनक्लोज्ड बॉडी रहती है। तो स्टोरेज और कलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। देन मेथड्स, जो कि बहुत स्टार क्वेश्चन है लॉन्ग नोट के लिए, कई बार पूछा जाता है और वाइवा में तो पूछा ही जाता है। तो सबसे पहला हम देखते हैं डंपिंग, देन कंट्रोल टिपिंग, देन इंसिनरेशन, देन कंपोस्टिंग, देन मैन्योर पिट्स, देन बरियल। तो वन बाय वन हम देखते हैं इन सारे मेथड्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग डंपिंग। डंपिंग में क्या रहता है? डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज इन लो लाइंग एरिया। तो पहले कोलकाता में ये चीज़ दी। लो लाइंग एरिया मतलब जो एक गड्ढे के तौर पे है और वहाँ पे सारा ड्राई रिफ्यूज़ हमने इकट्ठा कर दिया है। अब ये ड्राई रिफ्यूज़ के साथ में बैक्टीरियल एक्शन हुआ और हमें ह्यूमस मिलता है। लेकिन 1967 में WHO ने इसे मोस्ट इनसैनिटरी मेथड बोला क्योंकि ये हेल्थ हैजार्ड करा रहे हैं, नॉइजेंस, पॉल्यूशन। तो ये इसको ऑप्शन नहीं चुना गया है। इसके अलावा और भी अच्छे साउंड प्रोसीजर्स आ गए हैं। तो डंपिंग का रहता है लो लाइंग एरिया में ऐसे ही डंप कर देना और वो अपने हिसाब से होता है। लेकिन ये हेल्थ हैजार्ड बहुत ज़्यादा क्रिएट करने की वजह से हम इसको रिकमेंड नहीं करते हैं। अगला आता है कंट्रोल टिपिंग और
सैनिटरी लैंडफिल, इनको दोनों चीज़ बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये रिफ्यूज़ जो है ये ट्रेंच या कोई भी प्रिपेयर्ड एरिया रहता है, उसमें हम अपने रिफ्यूज़ को कॉम्पैक्ट कर देते हैं और एंड में क्या करते हैं, हम उसके ऊपर अर्थ या मिट्टी डाल देते हैं। तो क्या रहता है चेंजेस उसके अंदर, केमिकल चेंज होता है, बायोलॉजिकल होता है और फिजिकल चेंज होता है। जब हमने उसके ऊपर पूरा अर्थ से एक्सकवेट कर दिया तो 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट जनरेट होती है, विद इन 7 डेज में सारे पैथोजेंस किल हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन होता है 4 to 6 मंथ्स तक। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसलिए कंट्रोल टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल को भी हम इतना नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें 3 मेथड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए। तो देखिए ट्रेंच मेथड में क्या रहता है, हमने बोला था अभी यहाँ पर कि या तो ट्रेंच प्रिपेयर की जाती है या अदर प्रिपेयर्ड एरिया रहता है। तो इसमें क्या रहता है, अब देखिए हम तीनों के डिफरेंस को देख लेते हैं। ट्रेंच में क्या रहता है, देखिए इस टाइप से ये ट्रेंच बनाई जाती है, 2 to 3 मीटर डीप रहती है ये, और वाइड जो रहती है 4 to 12 मीटर तक रहती है। इसमें अब हम रिफ्यूज़ को डालते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक्सकवेटेड अर्थ डाल देते हैं। और लेकिन इसमें क्या रहता है, 4 to 6 मंथ में हमने यहाँ पढ़ा केमिकल चेंजेस होते हैं, 7 डेज में सारे पैथोजेंस किल करके, और लेकिन इसमें मीथेन गैस का प्रोड्यूस होती है। तो ये जो होती है इसे हम ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला रैंप मेथड। रैंप मेथड देखिए ये वाला रहता है, इसमें क्या होता है, हम ऐसे रैंप बनाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे टेरेन जो है मॉडरेटली स्लोपिंग होती है उस जगह पे ये चीज़ हम करते हैं, और वही सेम प्रोसीजर रिफ्यूज़ को डाल के ऊपर एक्सकवेटेड अर्थ डाल देते हैं। अगला मेथड जो रहता है वो होता है एरिया मेथड। ठीक है, अब एरिया मेथड में क्या होता है, हम इसमें जो भी डिप्रेशंस हैं या लैंड है या डिसयूज्ड क्वेरीज या क्ले पिट्स हैं, उनके अंदर हम रिफ्यूज़ को डाल देते हैं और ऊपर से हम उसके ऊपर एक्सकवेटेड मड दे देते हैं, 12 इंच तक देते हैं और फिर उसको सील कर देते हैं। तो ये वाला जो हमने पढ़ा था कंट्रोल टिपिंग एंड सैनिटरी लैंडफिल्स। ठीक है, ये 3 मेथड आ गए इसमें, ट्रेंच, रैंप और एरिया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों मेथड इसके हैं। देन आते हैं हम इंसिनरेशन। ये भी एक तरीके का रिफ्यूज डिस्पोजल का मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बर्निंग और इंसिनरेशन करते हैं, बट सूटेबल लैंड अवेलेबल नहीं होने की वजह से हम इसको ज़्यादा इतना नहीं करते हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन का भी कई बार एक कारण हो सकता है और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं। तो हॉस्पिटल डिफ्यूज़ के लिए ये बेस्ट मेथड रहता है जो रिफ्यूज़ है हॉस्पिटल के। बट इंडिया में हम इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक तो फाइन ऐश जो होता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, उसकी वजह से बर्निंग, प्लस पहले हम उस ऐश को सेपरेट करना है, उसके बाद हम लोगों को उसको डिस्पोज करना है। तो ये वाला इतना रिकमेंडेड हम इंडिया में नहीं करते हैं। देन आते हैं हम कंपोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में तो पूछा ही जाता है कंपोस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये 3 तरीके का रहता है, बेंगलोर मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले बेंगलोर, मैकेनिकल और वर्मी कंपोस्टिंग, इन तीनों को हम अलग अलग देखते हैं। पहले एक्चुअल में कंपोस्टिंग में होता क्या है, रिफ्यूज़ के साथ में हम नाइट सॉइल और स्लज को ऐड करते हैं। स्लज जो कीचड़ वगैरह ये जो होता है उसके साथ में उसको ऐड कर देते हैं, तो जो भी रिएक्शन वगैरह होती हैं उससे हमको कंपोस्ट मिल जाता है। कंपोस्ट मिलने के बाद में क्या होता है, उसके कंपोस्ट के साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट जो है 60 डिग्री सेल्सियस की जनरेट होती है। तो ये चीज़ कंपोस्टिंग में रहता है। अब हमने देखा कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, तो वर्मी कंपोस्टिंग से हम कैसे करते हैं, किचन वेस्ट है या जो भी डिस्पोजिंग गार्बेज है, तो ये वर्मी कंपोस्टिंग उनके साथ की जाती है। तो ये इको फ्रेंडली भी इसको माना गया है। अब देखते हैं हम लोग बेंगलोर मेथड, जो कि वाइवा में पूछा जाता है कि क्या मेथड है। तो इन 1939 एलन आचार्य, उन्होंने ये मेथड को सजेस्ट किया था। इसे हम एनाएरोबिक मेथड और हॉट फर्मेंटेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है बेंगलोर मेथड में, आप देखिए एक लॉन्ग यहाँ पे ट्रेंच जो होती है वो डग की जाती है, और वो कितनी डीप होती है, 3 फीट, ब्रॉड जो है वो 5 to 8, और
लॉन्ग जो है वो 15 to 13 तक वो रहती है। ठीक है, ये एक लंबी इन्होंने ट्रेंच डग कर दी। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग एक रिफ्यूज़ की 15 सेंटीमीटर तक के यहाँ पे हमने रिफ्यूज़ की लेयर हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद हमने इस पे यहाँ पे नाइट सॉइल दे दी 5 की। उसके बाद वापस 15 की हमने एक रिफ्यूज़ की लेयर दे दी। तो यहाँ हमारी रिफ्यूज़ की लेयर आ गई, यहाँ भी रिफ्यूज़ की लेयर, और इसके बीच में हमने एक नाइट सॉइल को लगा दी। ऐसे ऑल्टरनेट लेयर्स हम बनाते जाते हैं और उसके ऊपर लास्ट में हम एस्कावेटेड अर्थ को से उसको कवर कर देते हैं। तो क्या होता है, 7 डेज के अंदर कंपोस्ट मास जनरेट हो गया और 2 to 3 वीक्स में हमें ऑर्डरलेस मैन्योर मिल गई। तो बेंगलोर मेथड जो है एलन आचार्य ने दिया था, एनारोबिक मेथड है, हॉट फर्मेंटेशन मेथड है, और इसमें हम ऑल्टरनेट लेयर लगाते हैं। जैसे कि इसको बहुत इजी वे में हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, जो हम बिरयानी में जो लेयर्स लगाते हैं ना, जैसे एक लेयर ये रही, उसके ऊपर एक और लेयर हमने लगाई, फिर हमने राइस की एक दी, फिर हमने ऐसे ऑल्टरनेट लेयर्स के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। रिफ्यूज 15 सेंटीमीटर, देन उसके ऊपर नाइट सॉइल, ये ऑल्टरनेट लेयर जो रहती है, फिर हम उसको लास्ट में एस्कावेटेड अर्थ से कवर कर देते हैं। कंपोस्टिंग में ही अगला मेथड होता है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। इसे हम एरोबिक मेथड बोलते हैं। बेंगलोर मेथड एनारोबिक था, ये एरोबिक मेथड है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है लार्ज स्केल रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करने के लिए और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, और ये प्रोसेस 4 to 6 वीक्स लेता है, और हॉलैंड और जर्मनी और स्विट्जरलैंड में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले 4 प्रोसीजर्स रहते हैं। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, जो भी रैग्स, बोन्स, मेटल्स, इन सब को हम रिफ्यूज से हटा देते हैं। हटने के बाद में हम उसको पल्वराइज करते हैं। ठीक है, पल्वराइज यानी उसको पीस लेना, मतलब एकदम से फाइन मिक्सचर टाइप बनाना। फिर मिक्स करते हैं हम उसको स्लज के साथ में या सीवेज, और फिर रोटेटिंग मशीन में हम उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। तो ये मैकेनिकल कंपोस्टिंग होती है। तो लास्ट में हमको उससे कंपोस्ट मिल जाता है। तो ये कंपोस्टिंग के हमने तीनों मेथड समझे, बेंगलोर मेथड, मैकेनिकल मेथड एंड वर्मी कंपोस्टिंग। उसके बाद हम देखते हैं मैन्योर पिट्स। मैन्योर पिट्स मेनली रूरल एरियाज में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज का कोई भी सिस्टम नहीं रहता है। तो ये रूरल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे एक पिट, ये पिट रहता है, उसमें हम गार्बेज, कैटल, काउडंग, स्ट्रॉ लीव्स सारा ऐड कर देते हैं, और उसके बाद में उसको हम हर डे पर अर्थ से कवर कर देते हैं। मतलब एक दिन हमने ये सारी चीज़ें ऐड की, फिर अर्थ डाल दिए उस पर, उसके बाद अगले दिन भी सेम ऐसे ही किया। तो ऐसे 2 पिट्स हमें इसके लिए चाहिए, जो कि 5 to 6 मंथ्स में हमारा मैन्योर बन के रेडी हो जाता है। तो ये मैन्योर पिट्स आ गया। देन बरियल में हम देखते हैं, ये जो बरियल वाला मेथड रहता है, इसमें एक ट्रेंच रहती है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है, वो 1.5 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप रहती है। हम ये स्मॉल कैंप्स वगैरह जहाँ पर अगर जाते हैं, तो इसमें हम उसको सारे बरी कर देते हैं उन चीज़ों को, और उसके बाद में एंड में हम उस पर अर्थ को कवर कर देते हैं। ये भी 4 to 6 मंथ्स लेती हैं मैन्योर या कंपोस्ट बनाने के लिए। तो ये सारे मेथड्स हमने देखे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप आपको ये सारे मेथड्स समझ आए होंगे। पहला हमारा डंपिंग था, फिर हमारा कंट्रोल ट्रिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल, देन इंसिनरेशन, देन कंपोस्टिंग, देन मैन्योर पिट्स एंड बरियल। पर ये सारी चीज़ें जब भी पॉसिबल हो सकती हैं जब हम पब्लिक को एजुकेशन दें, चाहे तो वो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, चाहे तो वो पैम्पलेट्स के थ्रू, चाहे तो वो न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे तो वो फिल्म्स के थ्रू। जो इन सारी चीज़ों से ही हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। बिना उसके हम अकेले इस चीज़ को सॉल्व नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए म्युनिसिपल जो है उसका बजट भी इन पे स्पेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय।